और दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेट सीटेट के पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है अधिगम। दोस्तों, अधिगम जिसे इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, जिसका सामान्य अर्थ होता है सीखना। व्यक्ति जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक अपने अनुभवों के द्वारा अपने व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन लाता रहता है। इसे ही सीखना कहा जाता है। दोस्तों, सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष निश्चित नहीं होता है। व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय किसी से कुछ भी सीख सकता है। सीखने को अधिगम भी कहते हैं। अधिगम का प्रत्यय कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या होता है? अधिगम या सीखना वैसे तो एक सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है तथा लगभग सभी व्यक्ति सीखने शब्द का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और उसके अर्थ को भी समझते हैं। परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करना उपयुक्त होगा कि अधिगम शब्द होता क्या है। निसंदेह अधिगम से अभिप्राय अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम की दी गई परिभाषाओं की चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वास्तव में अधिगम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता क्या है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक किम्बले के अनुसार पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन अधिगम है। गेट्स व अन्य के शब्दों में अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। क्रोनबैक के अनुसार अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। गॉर्डनर मर्फी के अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। स्किनर की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। क्रो और क्रो की परिभाषा महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेते हैं। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रो और क्रो का मानना है कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। लर्निंग इज द एक्विजिशंस ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्रो एंड क्रो। अब दोस्तों, उपरोक्त परिभाषाओं को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया होती है। अधिगम एक परिणाम यानी प्रोडक्ट ना होकर एक प्रोसेस प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्ति को समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है। अधिगम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। इसमें मानव व्यवहार के सभी क्षेत्र जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मानवचालक क्षेत्र समाहित रहते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, परंतु बीमारी, थकान, संवेगात्मक स्थिति, परिपक्वता, मादक द्रव्यों के सेवन आदि के कारण व्यवहार में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को अधिगम में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अधिगम प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व्यक्ति के द्वारा अधिगम के दौरान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा होती है। दोस्तों, एक बात और महत्वपूर्ण है कि अधिगम सदैव ही सकारात्मक नहीं होता है, कभी कभी यह नकारात्मक भी हो सकता है। यानी बच्चा जो है जरूरी नहीं कि अच्छी बातें ही सीखे, गलत बातें भी सीख लेता है। अधिगम सदैव ही नवीन नहीं होता है। पूर्व व्यवहार का निषेध भी हो सकता है। अधिगम प्रक्रिया सार्वभौमिक व सतत होती है, अर्थात सभी जीवधारी सीखते हैं तथा सीखना किसी आयु, लिंग, भेद, जाति, प्रजाति विशेष तक सीमित नहीं होता है। अधिगम लगभग अस्थायी प्रकृति का व्यवहार परिवर्तन होता है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि अधिगम अथवा सीखना शब्द
का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, अभ्यास तथा प्रशिक्षण से आने वाले सभी परिवर्तनों एवं परिमार्जनों के लिए किया जाता है। अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब आइए अधिगम की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। अधिगम विकास है, लर्निंग इज ग्रोथ। अधिगम समायोजन है, लर्निंग इज एडजस्टमेंट। अधिगम अनुभवों का संगठन है, लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अधिगम उद्देश्य है, सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, लर्निंग इज पर्पसफुल। अधिगम विवेकपूर्ण और सृजनशील है, लर्निंग इज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव। अधिगम क्रियाशील है, लर्निंग इज एक्टिव। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, लर्निंग इज बोथ एंड इंडिविजुअल एंड सोशल। यानी व्यक्ति स्वयं इंडिविजुअल रूप से भी सीख सकता है और सामूहिक रूप से भी सीख सकता है। अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है, लर्निंग अफेक्ट्स द कंडक्ट ऑफ द लर्नर। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैककॉव हैं, इनके अनुसार अधिगम प्रक्रिया की अनेक विशेषताएं इन्होंने बताई हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं, ये बिंदु महत्वपूर्ण है। इनका मानना है कि अधिगम व्यवहार में सतत परिवर्तन है जो जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम सर्वांगीण है, मानव जीवन के सभी पक्षों में अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। अधिगम में व्यक्ति संपूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि सम्मिलित रहता है। यानी अधिगम में व्यक्ति संपूर्ण रूप से सम्मिलित रहता है, अपना शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्षों को वो उसमें संलग्न करता है। अधिगम अधिकांशतः व्यवहार के संगठन में परिवर्तन होता है। अधिगम विकासात्मक होता है। अधिगम प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स की प्रतिक्रिया होती है। अधिगम उद्देश्यपरक होता है। अधिगम व रुचि परस्पर संबंधित होती हैं। और दोस्तों, अधिगम तैयारी व अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि अधिगम के अंतर्गत व्यवहार में परिवर्तन जरूर शामिल होता है। यानी व्यक्ति अपने अनुभव, ज्ञान, प्रशिक्षण आदि माध्यमों से जो भी अनुभव प्राप्त करता है, सीखता है, उसके द्वारा उसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है। दोस्तों, अधिगम को अनेक प्रकारों में बांट सकते हैं, जैसे कि शाब्दिक अधिगम हो सकता है, वर्बल लर्निंग, गत्यात्मक अधिगम मोटर लर्निंग हो सकता है, समस्या समाधान अधिगम हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग हो सकता है। शाब्दिक अधिगम से तात्पर्य शब्द भंडार, भाषा कौशल तथा भाषाई विषय वस्तु पर आधारित विषय वस्तु को सीखने से है। गत्यात्मक अधिगम से अभिप्राय शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन में तथा शारीरिक कौशलों में निपुणता अर्जित करने से होता है, जैसे नृत्य करना, कार चलाना, घुड़सवारी करना, व्यायाम करना आदि गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत मानव जीवन में आने वाली समस्याओं, नवीन समस्याओं के समाधान के तरीकों को सीखना समस्या समाधान के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों, हम लोग चर्चा कर लेते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया में अनेक कारक होते हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। जैसे एक होता पूर्व अधिगम, प्रीवियस लर्निंग। विषय वस्तु हो सकता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में। शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता होता है, अधिगम को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम की इच्छा, यानी अधिगम की इच्छा, अगर व्यक्ति सीखने की इच्छुक होता है तो आसानी से सीख पाता। प्रेरणा है, थकान है, वातावरण है, सीखने की विधि है आदि ऐसे अनेक कारण हैं जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इस समय आप इजी वे लर्निंग चैनल पर स्टेट और सीटेट से पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो, उपयोगी लगी हो, तो इजी वे लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, अब हम लोग अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कर लेते हैं। एक कारक होता है पूर्व अधिगम, प्रीवियस लर्निंग। दोस्तों, बालक कितनी शीघ्रता से अथवा कितनी अच्छी तरह से कोई चीज़ सीखता है या इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले से क्या वह सीख चुका है। नवीन अधिगम की प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती है, वरन बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। इसीलिए जब पढ़ाया जाता है तो माना जाता है, शिक्षण कार्य भी करते हैं तो ये माना जाता है कि हमें पूर्व ज्ञान बच्चे का प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। बालक के ज्ञान की आधारशिला जितनी सुदृढ़ तथा व्यापक होती है, उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक सुचारू ढंग से चलती है। अतः अध्यापकों को ज्ञात से अज्ञात के
और के शिक्षण सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य करना चाहिए। यानी हमें सिखाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा पहले से क्या सीख कर आया है, बच्चा उस विषय में क्या जानता है। अगर हम उसको जान करके आगे बढ़ेंगे तो सिखाना बच्चे के लिए और अधिक सार्थक होगा और वो हम जो भी विषय वस्तु सिखाना चाहते हैं आसानी से सिखा सकते हैं। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण कारक है विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। अधिगम की प्रक्रिया पर सीखी जाने वाली विषय वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है। कठिन व असार्थक बातों की अपेक्षा सरल व सार्थक बातों को बालक अधिक शीघ्रता व सुगमता से सीख लेता है। विषय वस्तु की सामग्री की व्यक्तिगत उपादेयता भी सीखने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। यदि सीखने वाली विषय सामग्री बालक के लिए व्यक्तिगत उपयोग तथा महत्व रखती है तो बालक उसे सरलता से सीख लेता है। इसलिए माना जाता है कि बालक के जीवन से संबंधित तथा महत्वपूर्ण विषय सामग्री को पाठ्यक्रम में प्रमुखता से स्थान दिया जाना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता, फिजिकल हेल्थ एंड मैच्योरिटी। दोस्तों, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व परिपक्व बालक सीखने में रुचि लेते हैं, जिससे वे शीघ्रता से नवीन बातों को सीख लेते हैं। इसके विपरीत कमजोर, बीमार, अपरिपक्व बालक सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बालकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता का विशेष महत्व होता है, जिससे वे पुस्तक, कलम, कॉपी आदि को ठीक ढंग से पकड़ सकें। इसलिए बालकों के शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता के अनुरूप ही उन्हें नवीन बातें सिखानी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मेंटल हेल्थ एंड मैच्योरिटी। दोस्तों, मानसिक रूप से स्वस्थ और परिपक्व बालकों में सीखने की क्षमता अधिक होती है और अधिक बुद्धिमान बालक कठिन बातों को शीघ्रता से तथा सरलता से सीख लेता है। मानसिक रोगों से पीड़ित या कम बुद्धि वाले बालक मंदगति से नवीन बातों को सीख पाते हैं। बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के सीखने में उनकी बुद्धि तथा मानसिक परिपक्वता का विशेष महत्व होता है। अगला है अधिगम की इच्छा, विल टू लर्न। अधिगम सीखने वाले की इच्छा पर भी निर्भर करता है। यदि बालक में किसी बात को सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उस बात को सीख लेता है। इसके विपरीत यदि कोई बालक किसी बात को सीखना ही नहीं चाहता है तो उसे जबरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता है। अतः बालकों को सिखाने से पहले अध्यापकों व अभिभावकों को उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति को उत्पन्न करना चाहिए। प्रेरणा, अगला महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा का अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि बालक सीखने के लिए प्रेरित नहीं होता है तो वह सीखने के कार्य में रुचि नहीं लेता है। अतः अध्यापकों को चाहिए कि सीखने से पहले बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करें। प्रशंसा व प्रोत्साहन के द्वारा तथा प्रतिद्वंदिता व महत्वाकांक्षा के द्वारा की भावना अगर हम बच्चों में उत्पन्न कर दें तो बालक आसानी से मोटिवेट हो सकते हैं और बातों को सीख सकते हैं। थकान, फैटिग, थकान भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और थकान सीखने की प्रक्रिया में बाधा का कार्य करता है। थकान की स्थिति में बालक पूर्ण मनोयोग से सीखने की क्रिया में कह सकते निरंतरता नहीं बना पाता है तथा उसका ध्यान विकेंद्रित हो जाता है, जिससे सीखना संदिग्ध हो जाता है। प्रातःकाल बालक स्फूर्ति से युक्त रहते हैं, जिससे के कारण प्रातःकाल में सीखने में सुगमता रहती है। धीरे धीरे बालकों की स्फूर्ति में स्थिरता आ जाती है, जिसके कारण बालकों की सीखने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए विद्यालयों में मध्याह्न भोजन या अल्पाहार की व्यवस्था की जाती है, ताकि बालक अगर उनको थकान अनुभव हो तो ऊर्जा फिर से आ जाए, उनको बालक में स्फूर्ति का अनुभव होने लगे और फिर से वो सीखने के लिए तत्पर हो जाएं। अतः बालकों के पढ़ने की समय सारणी बनाते समय विश्राम की व्यवस्था भी का भी ध्यान रखना चाहिए। वातावरण, एटमॉस्फेयर। अधिगम की प्रक्रिया पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। शांत, सुविधाजनक, नेत्रप्रिय, उचित प्रकाश तथा वायु वाले वातावरण में बालक प्रसन्नता से व एकाग्रचित होकर सीखता है। इसके विपरीत शोरगुल वाले, अनाकर्षक तथा असुविधाजनक वातावरण में बालक के सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है। ऐसे वातावरण में बालक जल्दी ही थकान का अनुभव करने लगता है। अतः अभिभावकों, अध्यापकों तथा प्राचार्यों को घर, कक्षा व विद्यालय के अंदर सीखने में सहायक वातावरण तैयार करने का प्रयास करना चाहिए।
सीखने की विधि, दोस्तों सीखने की विधि भी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सीखने की विधि का भी अधिगम की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। कुछ विधियों से सीखा ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। खेल विधि या करके सीखना विधि जैसी मनोवैज्ञानिक व आधुनिक विधियों के यदि प्रयोग किया जाए तो बच्चा जो भी सीखता है उसका ज्ञान व सीखना जो है अधिक अस्थायी होता है और बच्चा शीघ्रता व सुगमता से सीख लेता है तथा यह ज्ञान अधिक अस्थायी भी होता है। इसके विपरीत मनोवैज्ञानिक विधियों से यदि बालकों को जबरदस्ती सिखाया जाता है तो बालक सीखने में रुचि नहीं लेता है। अतः बालकों को सिखाते समय हमें उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। अधिगम विधियां, अब दोस्तों प्रमुख अधिगम विधियों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने से व्यक्ति में किसी कार्य को स्वयं करने का, नवीन बातों को सीखता है। परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन। परीक्षण करके सीखने के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं परीक्षण करता है तथा नवीन कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है। वाद विवाद विधि, डिस्कशन मेथड्स होता है। वाद विवाद विधि में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से वाद विवाद करने के दौरान सीखता। वाचन विधि, रेसिटेशन मेथड। वाचन विधि के अंतर्गत पाठ का सस्वर वाचन करके उसे सीखा जाता है। अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड। अनुकरण विधि में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करके सीखता है। प्रयास एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। प्रयास एवं त्रुटि विधि में व्यक्ति अंतर्दृष्टि के द्वारा कार्य करने का प्रयास करता है तथा बार बार प्रयास करके सीखता है। पूर्ण विधि, वोल मेथड। पूर्ण विधि में पाठ को एक साथ एक बार में संपूर्ण रूप से दोहराकर सीखा जाता है, याद किया जाता है। अंश विधि, पार्ट मेथड। अंश विधि में पाठ को सुविधानुसार कुछ अंशों में बांटकर एक एक करके विभिन्न अंशों को याद किया जाता है। अंतराल विधि, इंटरवल और स्पेस्ड मेथड। अंतराल या विराम विधि में पाठ को सुविधानुसार थोड़े थोड़े समय के अंतर के बाद बार बार दोहरा कर याद किया जाता है। सतत विधि, कॉन्टिन्यूअस और मास्ड मेथड। सतत या अविराम विधि में पाठ को एक बैठक में ही अनेक बार दोहरा कर याद किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियो में हम अधिगम के पठार और उसके मध्य बनने वाले विभिन्न वक्रों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।